अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेस आवर टॉपिक इज़ अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब हमारे पास क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है। एंजाइम एक्टिविटी उसके स्ट्रक्चर की वजह से हो रही होती है। अब वो फैक्टर जो क्या करते हैं, उसका 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो सा है उसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो सी है, यानी कि उसकी एक्टिविटी क्या होती है कि उसने क्या करना होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना होता है। वो इफेक्ट होती है, वो दो फैक्टर की वजह से इफेक्ट होती है, पीएच और साथ में टेम्परेचर। अब हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर को स्टडी करेंगे, फिर हम पीएच को स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जब भी हमारे पास हर एंजाइम के फंक्शन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसको कहते हैं, वहाँ पर जहाँ पे एंजाइम क्या करते हैं, सबसे अच्छी अपनी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उस पीएच को जहाँ पे एंजाइम अपना बेस्ट दे सकते हैं, जिस पीएच के ऊपर, उसको हम कहते हैं ये एंजाइम, उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच है। अब हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर है किसी भी एंजाइम का, अगर वो से उस टेम्परेचर से हाई या लो हुआ, तो फिर क्या होता है, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब का मतलब होता है डिस्टॉर्ड हो जाना, यानी कि डिस्टर्ब हो जाना, ब्रेक हो जाना, जिससे क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, यानी बर्ड और मैमल्स हैं। बर्ड और मैमल्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो 35 से लेके 40, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 35 से लेके 40 तक। अगर क्या इसको, ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर क्या हुआ, अगर ये बिलो अबव 40 डिग्री सेल्सियस गए और बिलो 35 डिग्री सेल्सियस गए, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर वन, अगर ये क्या हुआ है, अगर ये बिलो 40 डिग्री सेल्सियस गए तो बॉन्ड इतने ज़्यादा वीक हो जाएंगे कि वो कभी भी सबस्ट्रेट को अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख ही नहीं पाएंगे, और जो उसकी शेप होगी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब भी उसकी शेप जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता और शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। और जो हमारे पास अगर ये बिलो 35 डिग्री सेल्सियस गया है, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड दैट डिटरमाइन एंजाइम स्ट्रक्चर नॉट फ्लेक्सिबल। वो बॉन्ड जिन्होंने क्या करना होता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो फ्लेक्सिबल, इतने फ्लेक्सिबल होते ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, जब सबस्ट्रेट जो है वो आके एंजाइम के साथ अटैच होता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच होता है तो वो एंजाइम अपनी शेप को थोड़ा सा मोल्ड कर लेता है, ताकि जो सबस्ट्रेट है वो उसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बिलो 35 डिग्री सेल्सियस के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दैट डिटरमाइन एंजाइम स्ट्रक्चर नॉट, वो फ्लेक्सिबल ही नहीं रहेगा कि अपनी शेप जो है उसको चेंज कर सके। और शेप चेंज करना इस वजह से ज़रूरी है ताकि इन सबस्ट्रेट जो है वो इसके अंदर फिट हो सके। तो ना ये शेप चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंजाइम यानी कि इस काबिल नहीं रहेगा कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीएच। पीएच की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। पीएच हमारे पास होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम की जो पीएच होती है वो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच होती है 6 से लेके 8 तक। जहाँ पे एंजाइम सबसे अच्छा अपना बेस्ट काम कर सकता है वो हमारे पास होती है 6 से लेके 8 तक। अब लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर जो डीनेचर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे, उनका ऑप्टिमम जो सा पीएच होता है वो होता है, पीएच जो सी है वो 7 से लो होती है, यानी कि एसिडिक में होती है, और वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी पीएच क्या होती है, जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है, यानी कि बेसिक में होती है, और वो बेसिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम उन एंजाइम को देखेंगे जो एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, यानी कि उनकी पीएच क्या होगी, 7 से लो होगी। और सेकंड हम लोग उसकी एग्जांपल देखेंगे जो बेसिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, यानी कि उनकी पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। सबसे पहले हमारे पास जो एसिडिक एनवायरनमेंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं वो हमारे पास है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मैमल्स के स्टमक में प्रेजेंट होता है, और इसमें पीएच कितनी होती है, 2 इसकी पीएच होती है। इसमें क्या करते हैं, पेप्सिन फंक्शन एट लो पीएच, क्योंकि पेप्सिन क्या कर रहा है, उसका काम बहुत ही ज़्यादा लो पीएच पे हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी पीएच लो होती है इसका मतलब है हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी। जहाँ पे जिस सोल्यूशन की पीएच लो होती है हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और जिस सोल्यूशन की पीएच हाई होती है हाइड्रोजन की अमाउंट वहाँ पे क्या होती है, लो होती है। अब यहाँ पे क्योंकि पीएच क्या है, लो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें कहा है कॉज इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस मेंटेन आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आइन। अब इन्होंने कहा है कि इस वजह से इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, इसकी ऑप्टिमम पीएच ही 2 है, क्योंकि ये क्या
क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ये अपना ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। इस वजह से पेप्सिन जो सा है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। अगर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन लो होगी, यानी कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसकी पीएच जो सी है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लग जाएगी, यानी बेसिक इन्वायरमेंट में जाने लग जाएगी, तो पेप्सिन जो सा है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिप्टोमाइसिन। ये इसका ऑप्टिमम पीएच 9 होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है एक्टिव इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैमल्स के इंटेस्टाइन में। अब पीएच ऑफ द इनका जो पीएच होता है इस इंजाइम्स के, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बॉडी के फ्लूइड के जैसा होता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड और इंजाइम दोनों की जो हमारे पीएच होती है वो सेम होती है। और बॉडी फ्लूइड हमारे पास जहाँ पे इंजाइम वो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं बॉडी फ्लूइड। उस इन दोनों का जो सी पीएच होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जो कि हमारे पास होती है 9। तो ये हमने एसिडिक सोल्यूशन में देखा था, ये हमने बेसिक सोल्यूशन में देखा है। और इसमें हमारे पास क्योंकि ये पीएच ज़्यादा है, जब भी पीएच हमारे पास ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये ट्रिप्सिन जो सा है ये तब सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है जब इस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो सी है वो हमारे पास लो होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एटीपी, यानी कि एनर्जी करेंसी। हमें पता है कि सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी उसे प्रोवाइड की जाती है। अब एटीपी की फॉर्म में क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि क्या होता है, कॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल। क्योंकि एटीपी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या करता है, वो स्टोर कर सकता है एनर्जी को और फिर रिलीज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। एटीपी हमारे पास 3 चीज़ों से बना हुआ है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है एडीनाइन। एडीनाइन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास 4 कार्बन नाइट्रोजीनियस रिंग होती है। राइबोस पेंटोस शुगर होती है, और 3 फॉस्फेट के ग्रुप इसके अंदर अटैच हुए होते हैं। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सेंटर में है राइबोसोम, यानी कि पेंटोस शुगर। पेंटोस वो होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 इसके अंदर कार्बन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके साथ जो सा है वो एडिनाइन अटैच हुआ होगा, ये एडिनाइन अटैच हुआ होता है राइबोसोम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे, 1 2 3। उन्होंने कहा है कि फॉस्फेट जो सा है, अब फॉस्फेट के अगर हम लोग बॉन्ड देखें, अब फॉस्फेट के अगर हम लोग बॉन्ड देखें तो इसके बॉन्ड जो से हैं वो शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिल्ड सिंबल। एक सिंबल से शो कर रहे हैं बॉन्ड, जिसको जो हमारे पास होता है टिल्ड जिसको बोलते हैं। अब इस सिंबल में हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास है टिल्ड, ये एक सिंबल है। अब ये क्या होता है, एनर्जी रिच बॉन्ड होता है, यानी कि ये इसको इस वजह से बॉन्ड से नहीं शो किया जाता, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सी है वो रिलीज होती है। अब हमारे पास जब भी एटीपी होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो एनर्जी का हमारे पास सोर्स होता है वो होता है एटीपी। एटीपी के अंदर जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है वाटर ऐड करते हैं, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेट में, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि फॉस्फेट अब इसके साथ से ब्रेक होता है। और मैंने भी बॉन्ड दिखाया था, वो जो हमारे पास टिल्ड था उसमें क्या होता है, हाई एनर्जी होती है, जब वो ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एक बॉन्ड रिलीज ब्रेक होने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास होती है 7.3 किलो केल्विन पर मोल। अब हमारे पास उन्होंने कहा ये एनर्जी जो सी है इतनी सफिशिएंट, यानी कि इतनी काफ़ी होती है कि ये सेल के एंडोगोनिक रिएक्शन जो सी है उनको डिराइव कर सके, यानी कि जितने भी सेल के अंदर, एंडो का मतलब होता है अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो सारे हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन अ टिपिकल एनर्जी रिएक्शन। उन्होंने कहा है कि किसी भी टिपिकल रिएक्शन के अंदर, अब जब भी क्या होता है हमारे पास हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी क्या करता है, एटीपी जो सा होता है उस वो अपना फॉस्फेट ब्रेक करेगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एडीपी जो सा है वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है उसको ब्रेक करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एटीपी के अंदर वाटर एंटर होगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और एडीपी में फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी 7.3 किलो केल्विन पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि एटीपी जो सा है क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर हुई होती है, लेकिन ये जो सा हमारे पास कंपाउंड होता है एलिमेंट ये एनर्जी स्टोरिंग करेंसी जो सी होती है ये हमारे पास स्टेबल नहीं होती। इन्होंने कहा एटीपी कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। एटीपी को हम लोग ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या करता है जल्दी जल्दी रिलीज हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या, बॉडी को क्या करना पड़ता है, बॉडी क्या करती है, एटीपी फॉर्म्ड ओनली अ फ्यू सेकंड बिफोर द एनिमल परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शन। तो जब भी एनिमल ने कोई बड़ा बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना होता है जिसके लिए उसको
उसको एटीपी की ज़रूरत है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, खाने से बिल्कुल फ्यू सेकंड पहले एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है और फ़ौरन उससे अपना बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब दोबारा जब एटीपी, क्योंकि एडीपी में कन्वर्ट हो गया, अब एडीपी ने दोबारा जब इसमें एटीपी में कन्वर्ट होना होगा, तो वो किस तरह कन्वर्ट होगा, जब एडीपी के अंदर फॉस्फेट और साथ में इतनी एनर्जी दोबारा एंटर करेंगे तो ये एटीपी में कन्वर्ट होगा। फॉस्फेट तो उसको मिल जाएगा बॉडी से, लेकिन ये जो एनर्जी है वो इसको किस तरह मिलेगी, ये जो एनर्जी है वो ये कैसे लेगा, ये फूड से, फूड स्टफ के अंदर से और फूड जो फैट के और साथ में स्टार्च के अंदर स्टोर हुई होती है एनर्जी, उसको ये अब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी फॉस्फेट के साथ एडीपी के अंदर ऐड करवाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाउ सेल कन्वर्ट एनर्जी, कि सेल जो है वो किस तरह कन्वर्ट करता है एनर्जी, यानी कि अगर हमारे पास एडीपी है तो उसको दोबारा एटीपी में कैसे कन्वर्ट करवाता है। अब एनिमल मेक एनर्जी बाय टू वेज, एनिमल जो है वो एनर्जी बनाता है दो तरीकों से। नंबर वन हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कीमोस्मोसिस। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अब इन्होंने कहा है कि टू प्रिपेयर एटीपी वी नीड, अब एटीपी बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, हमारे पास एडीपी है, हमने एटीपी बनाना है, फॉस्फेट चाहिए और इतनी एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टू गेट एनर्जी कम्पीट विद एक्सरगोनिक रिएक्शन, वो एनर्जी लेने के लिए हम लोग किसका क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एक्सरगोनिक रिएक्शन यूज़ करेंगे। अब एक्सरगोनिक रिएक्शन क्या होता है, अब एक्सरगोनिक रिएक्शन मैंने कल भी बताया था। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एसिड है, एसिड है HCl और बेस है हमारे पास NaOH। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 एनर्जी चाहिए, जो न्यू बॉन्ड बन रहा है उन दोनों के लिए चाहिए 5 एनर्जी चाहिए, जो NaCl और H2O के दरमियान में बन रहा है। अब इसके लिए 5 एनर्जी चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें जो एनर्जी चाहिए वो टोटल 10 है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारे पास 20 है। अब इसमें से 10 एनर्जी ये बनाने में लग, प्रोडक्ट बनाने में लग जाएगी, बाकी 10 एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये जो रिलीज आउट हो रही है एनर्जी, क्योंकि ये बाहर निकल रही है, इसे हम लोग कहेंगे एक्सरगोनिक रिएक्शन। अब हम लोगों को जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी डिराइव फ्रॉम एक्सरगोनिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होगा, एनर्जी जो है वो हम सारी की सारी एक्सरगोनिक रिएक्शन से डिराइव करेंगे, और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हम लोग किस तरह डिराइव करेंगे। अब ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, वो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से क्या करेगा, फॉस्फेट लेगा और फॉस्फेट विद, और उसके साथ साथ जो फॉस्फेट बॉन्ड होगा, वो फॉस्फेट बॉन्ड और फॉस्फेट जो है वो एडीपी को भेजेगा और एडीपी के साथ वो अटैच हो जाएगा और हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, और फॉस्फेट हमारे सबस्ट्रेट हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास सबस्ट्रेट था, फॉस्फेट जो है विद, और उसके साथ फॉस्फेट बॉन्ड जो है उसके साथ अटैच हो गया एडीपी के साथ, एटीपी में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो साइड पे प्रेजेंट है। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास है जनरेशन ऑफ एटीपी बाय स्टोर्ड बाय स्ट्रॉन्ग एक्सरगोनिक रिएक्शन विद एटीपी सिंथेसाइज बाय एडीपी प्लस फॉस्फोरस। अब हमारे पास क्या होता है कि एडीपी और साथ में फॉस्फोरस दोनों अटैच होकर एटीपी बनाते हैं, और जो हमें एनर्जी चाहिए होती है 77.3 किलो जॉल पर मोल, वो किलो कैलोरी पर मोल, वो कहाँ से हमें मिलती है, एक्सरगोनिक रिएक्शन से। अब इन्होंने कहा एटीपी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सरगोनिक रिएक्शन क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, और एडीपी और साथ में फॉस्फोरस दोनों अटैच होकर एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके 3 फ़ायदे लिखे हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है हमारे पास है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म इनिशिएट करते हैं यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी सोर्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करना शुरू किया था एनर्जी सोर्स के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास है द मैकेनिज्म प्रेजेंट इन मोस्ट लिविंग एनिमल सेल्स। ये जो हम लोगों ने भी मैकेनिज्म पढ़ा है वो ज़्यादातर जो है एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। नंबर 3 हमारे पास है मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल एटीपी जनरेटेड रिएक्शन। जितने भी रिएक्शंस के अंदर एटीपी जो है जनरेट होता है उसमें से सबसे ज़्यादा फंडामेंटल हमारे पास ये रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है कीमियोस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लास कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो सी मेम्ब्रेन होती है वो ये हमारे पास इनर कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, या आउटर कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसमें कीमियोस्मोसिस हम लोगों ने बताना है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ये जो सी मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास होती है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सा है
अब यहाँ पे हमारे पास NADH है। NADH जब हमारे पास NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन जो सा है वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि H जो सा रिलीज़ हो गया है। अब यहाँ पे प्रोटॉन पंप्स लगे हैं, ये प्रोटॉन पंप्स के ज़रिए बाहर मूव करेगा। अब हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब इनर कंपार्टमेंट के अंदर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन यानी कि प्रोटॉन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और बाहर आउटर कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, हाई हाइड्रोजन कंसनट्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास लो हाइड्रोजन कंसनट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो सा है वो जनरेट हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या करेगा, दोनों मेम्ब्रेन के आउटर और इनर मेम्ब्रेन पे दोनों में हाइड्रोजन कंसनट्रेशन की जो अमाउंट है, जो आयंस हैं वो इक्वल करने की कोशिश करेगा। अब ये जो आयंस है ये क्या करेंगे, ये बाहर से दोबारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर मूव करेंगे। जब ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मूव करेंगे तो ये जो प्रोटॉन होंगे ये क्या करेंगे, ये संबल करवा देंगे ADP को और फास्फोरस को, और हमारे पास जो सा